प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। नए साल की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नए साल में ये हमारा पहला कार्यक्रम है चर्चा का। एक लंबे अंतराल के बाद हम फिर से आपके बीच में रूबरू हुए हैं और आज का हमारा विषय भी खासा दिलचस्प है। भाजपा क्यों मजबूर, दिल्ली हर बार दूर। आप थोड़े हैरत में पड़े होंगे। हैरत में इसलिए पड़े होंगे कि भाई दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी काबिज है केंद्र में सरकार के रूप में। नरेंद्र मोदी 11 साल बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद भी दिल्ली दूर क्यों है? दिल्ली दूर इसलिए है कि दिल्ली राज्य के तौर पर जिसे हम जानते पहचानते हैं, उस दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी लगातार दूर बनी हुई है। 1993 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद 1998 से लगातार हार स्थापित किया है। वो भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष स्तर के नेता तक को बड़ा चुभता है। या वाकई हैरत में डालने वाली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 7 में से 7 सीटें जीत पाने में भी कामयाब हो जाती है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्वर्णिम काल में भी एक सामान्य किस्म का बहुमत दिल्ली विधानसभा में नहीं जुटा पाती है। और पिछले 3 चुनावों के संदर्भ में बात करें तो 2 चुनावों को तो शायद भाजपा याद भी नहीं रखना चाहती है। एक नई नवेली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अस्तित्व में आई और उसने भारतीय जनता पार्टी की तो मानो दिल्ली में कब्र ही खोद दी। एक बार 70 में से महज 3 सीटें, फिर दूसरी बार 70 में से महज 8 सीटें। जो भारतीय जनता पार्टी देश में स्पष्ट तौर पर बहुमत पाने में सफल हो जाती है, वो देश की राजधानी दिल्ली में जनता का मन जीत पाने में क्यों चूक जाती है? और तो और कांग्रेस तक भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पानी पिला देती है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 15 साल तक कांग्रेस काबिज रही। यह अलग बात है कि अभी वो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से अपना खाता भी नहीं खोल पाती है। तो मामला बड़ा दिलचस्प है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस मजबूरी के संदर्भ में ही जानने समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली जीत लेगी। तो सवाल दिलचस्प है और इस सवाल का उत्तर तलाशने के लिए 4 खास मेहमान भी मेरे साथ में हैं। उनसे आपका परिचय कराए उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कन्फ्यूशियस महान दार्शनिक हुए, क्या कमाल की बात कही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई अपनी महानता को साबित करेगी और 6 बार गिरने के बाद 7वीं बार उठ खड़ी होगी? उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज इस बार बार गिरने के कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ महिमा सिंह जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुदीप प्रवक्ता हैं। ऐसे जटिल विषयों पर वो मदद के लिए हमारे साथ सहर्ष तैयार रहते हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं। उनके लिए आज का सवाल दुरूह हो सकता है पर हम उनके साहस को सलाम करते हैं कि वो ऐसे जटिल प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी हैं। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस और भाजपा बहुत जोर लगा रहे हैं। समझेंगे उनसे भाजपा को रोकने के लिए क्या कुछ वो करने जा रहे हैं। और इन सबके बीच स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से ही करते हैं और मुकेश त्यागी जी से ही समझने की कोशिश करते हैं ये दिल्ली आप बार बार क्यों हार जाते हैं। मुकेश त्यागी जी, क्या आप ये बात समझ पाते हैं? थोड़ा समझाए हमें अगर आप समझ पाए हैं तो। आपको सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। समझता हूँ नववर्ष में जो है जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे और उसकी आधारशिला 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र में रखी गई थी, वो जरूर प्रतिबिंबित होगा दिल्ली के चुनाव में। ये मेरी आपसे गारंटी है। उसका कारण ये है कि राजनीतिक हवाएं जो हैं बहुत तेजी से बदली। जिस प्रकार से आपने, वैसे तो हमारी पार्लियामेंट में बार बार कहना ठीक नहीं है, हमारी पुनरावृत्ति हुई है, साथ ही 7 सीट जीती। पिछले चुनाव में भी हमने कैंडिडेट बदले, उसके बाद भी हमारे लगातार वहां पर जीत पार्लियामेंट में आती रही। तो हमारी राजनीतिक पकड़ दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत है। हाँ, जहां तक है केजरीवाल जी का जादू, मैं समझता हूँ अब जो है वो बिल्कुल समाप्ति हो चुका है। और जिस प्रकार से उनका शीश महल का कांड, जिस प्रकार से लिकर स्कैम जो उन्होंने किया, तमाम प्रकार की जो उन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन किया दिल्ली के अंदर,
उन्होंने दिल्ली की जनता को जो है पहले अपने लुभावने वादों से, अपनी ईमानदारी छवि से पहले उनको लुभाया। जैसे एक मच्छी पकड़ने के लिए वो आदमी बेट डालता है, तो उस प्रकार से इन्होंने जो है बेट डाल करके दिल्ली की भोली वाली जनता को फंसाया अपने। लेकिन अब दिल्ली की जनता लग गई कि ये जो है, ये मछुआरा बहुत खतरनाक है, ये हमको ही खा जाएगा। तो इस प्रकार की जो जो पहले पहले ये वाली स्थिति नहीं थी केजरीवाल की, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो मैं त्यागी जी, आप थोड़ा माफी के साथ आपको बीच में रोकता हूं। वो क्या है, मैं कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक जाना चाहता हूं। आप मुझे सीधे 12वीं पढ़ाने लगे। मैं आपको 1998 में सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री रहते हुए जो हार आई ना, तब से लेकर 2019 तक के 20 तक के चुनाव तक जाना चाहता हूं। और आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में भाजपा इतनी बुरी तरीके से लगातार क्यों हार रही है, पहले कांग्रेस से और फिर आम आदमी पार्टी से। थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। आप तो सीधे केजरीवाल जी पर आ गए अपने पसंदीदा विषय पर। ये कांग्रेस से, शीला दीक्षित से 15 साल लगातार हारने पर भी तो कुछ कहिए, कुछ रोशनी दीजिए, कुछ मदद कीजिए हमारी भाई। नहीं, देखिए, मैं अपने आप को थपथपी दूं ये ठीक नहीं है। ठीक है, असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दशकों से लगातार परास्त असेंबली के चुनाव में पाई है, लेकिन साथ में अगर आप संतुलित दृष्टिकोण से देखें तो हमने पार्लियामेंट में भी साथ के 100% हमारा रिकॉर्ड रहा है, स्ट्राइक रेट रहा है। तो अब देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे आ गई। शीला दीक्षित जिनके नाम पर चुनाव जीतते थे, कांग्रेस की तो तीसरी स्थिति आ गई, 4% वोट मिल रहे हैं इनको, जहां पर इनके मुख्यमंत्री बन गए थे। तो जो मुकाबला है वो सीधे आप पार्टी और भाजपा के अंदर है। ठीक है, हमारे उसमें 3 मुख्यमंत्री बने, साहेब सिंह वर्मा थे, इसके अलावा आपके खुराना जी थे, और उसके बाद कोहली जी थे। ठीक है, 3 मुख्य, और सुषमा स्वराज थी। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बदली, मैं समझता हूँ, एक जो मैंने अभी जो आपको बताया कि केजरीवाल का जो एक प्रकार का नया प्रादुर्भाव हुआ, नए प्रकार के व्यक्ति का प्रादुर्भाव हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति आया है जो देश को एक नई दिशा पे ले जाएगा। मैं समझता हूँ वो भ्रम जो है ये अब समाप्ति उस पर आ चुका है, क्लाइमैक्स पे आ चुका है। तो इस प्रकार से पूरी जो आप पार्टी का जो वर्चस्व है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रहा है। तभी उनका हाल ये हुआ कि अब ये चुनाव कहीं कहीं लड़ते देखिए हैं। मुकेश जी, थोड़ा सा फिर से विषय को समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ में। क्या आप इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि चूंकि केजरीवाल को लेकर उम्मीद टूट गई इसलिए आपको मौका मिल जाएगा, या आप इस विषय का कोई शोध किए हैं कि लोकसभा के संदर्भ में जनता भाजपा पर भरोसा कर लेती है, नगर निगम के संदर्भ में भी भाजपा पर भरोसा जनता कर लेती है, पर दिल्ली विधानसभा की जिम्मेदारी देने के लिए दिल्ली की जनता भाजपा पर भरोसा नहीं करती है? थोड़ा इसके संदर्भ में आप खोज पाए, क्या करके बैठे हो आप लोग ऐसा जिसके चलते जनता भूले से भी आपको मौका देने के लिए पिछले 25-30 साल से तैयार नहीं है? कहीं इस पे कुछ विचार किया हो या इसी पे खुश हो मुकेश त्यागी जी, केजरीवाल को हमने ठीक से घेर लिया इसलिए हमारी बात बन जाएगी? या आपको लेकर भी जनता की कोई उम्मीद जाग रही है और आपने अपनी कुछ भूलें सुधारी हैं, और सुधारी हैं तो वो भूलें कौन सी थी, वो हमें जानने में दिलचस्प है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु की, जैसे कैलाश गहलोत है, उन्होंने आप पार्टी छोड़ करके हमको ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, जरा मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रकार की पार्टी में सोच रहा था उसका चरित्र बिल्कुल ही उल्टा है, रक्षक जो है भक्षक बन गए। जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल को उन्होंने पिटाई लगाई, जिस प्रकार से उनके तमाम लोगों के वक्तव्य ऐसे हैं जो देश विरोधी वक्तव्य हैं। केजरीवाल खुद ही जेल जा चुके हैं, उनके 4-5 मंत्री जेल जा चुके हैं। तो अभी जो पाप की जो चरम सीमा है उस पर ये पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं जब लॉ फड़फड़ाती है, जब दीपक बुझने को आता है, तो अभी इनका दीपक बुझने का समय आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि वो जो स्थान है। अच्छा, मैं आता हूं महिमा सिंह जी के पास, एक सवाल और कर लेता हूं। मुझे देखिए, आप बार बार केजरीवाल जेल जा चुके हैं। देखो, जेल तो जो है ना, हेमंत सोरेन भी गए थे और उसके चलते आपकी जो हालत हुई झारखंड में वो भी हमने देखी। दिल्ली में डर नहीं लग रहा आपको हेमंत सोरेन के अनुभव के बाद? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा डॉक्टर हिमांशु, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। और इस बार हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे है, इसलिए कांग्रेस से तो हमारा कोई संघर्ष ही नहीं है। कांग्रेस से तो हमारा कोई संघर्ष ही नहीं है महिमा जी। 15 साल दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही कांग्रेस पार्टी, पिछले 2 चुनाव से खाता खोलने में भी नाकाम है। पर सवाल तो भाजपा को लेकर है। महिमा जी समझ पाती है ये दिल्ली भाजपा से इतनी दूर क्यों रहती है? जय हिंद। डॉक्टर द्विवेदी, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और
भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए और आज जो दिल्ली के हाल को हम सब देख रहे हैं, उसको देखते हुए जानिसार अख्तर जी की ये पंक्तियां याद आती हैं और यहाँ सटीक बैठती हैं कि दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचे की रौनकें, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचे की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। क्या? ये जो भाजपा और आम आदमी पार्टी के आपस की खींचतान है ना, जो कानून व्यवस्था का लचर हाल हो गया है पिछले 11 वर्षों में वहां पर, जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का हाल हो गया है, तो आज का जो हाल है वो तो सबको सबके सामने है, सर्वविदित है। लेकिन आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर ऐसा क्या है जो दिल्ली अपने आप से भाजपा को इतना दूर रख रही है। बिल्कुल बड़ा उचित सवाल है डॉक्टर द्विवेदी। सबसे पहले तो इस सवाल का मैं स्वागत करती हूँ और उसी के साथ ये बिल्कुल पिछले 31 साल से जो दिल्ली से दूर रखा गया है भाजपा को, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की ये कहने की ही बात नहीं है। दिल्ली के अंदर आपको हर धर्म का, हर जात का, हर प्रांत का व्यक्ति मिल जाएगा और ऐसे में अगर आपका जो माइंडसेट है वो इंक्लूसिविटी का नहीं है, वो सबको साथ लेके चलने का नहीं है, जुमले में नहीं असल में वास्तविकता में सबको साथ लेके चलने का नहीं है, तो ऐसे में आप दिल्ली वालों को तो साथ लेकर के या दिल्ली वालों का दिल तो जीतना असंभव है ऐसी पार्टी के लिए। आप याद कीजिए कि शीला दीक्षित के दौर में जो दिल्ली की उमंगें जो परवाज चढ़ी वो सबने देखा। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़त मिलना हो, चाहे वो लोगों के लिए रोजगार पैदा होना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, लोगों के तमाम अधिकारों की बात हो, एक सुदृढ़ नेतृत्व हमने शीला दीक्षित जी के दौर में देखा। और 93 में हम याद करते हैं कि चुनाव आखिरी जीती थी भाजपा, उसी दौरान उसी के आसपास बाबरी मस्जिद कांड भी हुआ था। और दिल्ली जो है वो इस तरह की मानसिकता को बख्शती नहीं है, जो धार्मिकता, जो नफरत जदा विचारों से लबरेज है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी क्या किया है डॉक्टर द्विवेदी, आप देखिए प्रवेश वर्मा जैसे लोग, रमेश बिधुड़ी जैसे लोग उनके उम्मीदवार बने हुए हैं, जो लोगों को नाउम्मीदी के सिवाय कुछ और दे नहीं सकते। तो भाजपा ने दिल्ली के लोगों को सिर्फ नाउम्मीदी ही परोसी और आज भी नाउम्मीदी परोसने का काम करते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो मेरी थोड़ी आपकी दलीलों के साथ में असहमति है, सवालों की शक्ल में रखता हूं। आपने कहा दिल्ली दिल वालों की है इसलिए भाजपा का साथ नहीं देती, पर लोकसभा चुनाव में तो खुल के देती है, नगर निगम चुनाव में भी खुल के दे ही देती है। थोड़ा और गहराई में जाने की आप जरूरत महसूस नहीं करती हैं कि क्या ऐसी वजह है कि विधानसभा चुनाव का जब मसला आता है तो भाजपा वो सफलता लेते हुए नहीं दिखती जो उसे निगम या लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मिल जाती है। क्या भाजपा के नेताओं का अंतर्द्वंद उसे रोकता है या कोई और समीकरण आप खोज पाई इसलिए ये लोग निपट जाते हैं? बात का उत्तर देती हूं। बिल्कुल आपका सवाल बड़ा उचित है और सटीक भी है और मैं कहूंगी कि बिल्कुल विचारणीय है, विचार के योग्य है। क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले 11 वर्षों में, बल्कि 10 वर्षों में और एक वर्ष जो दिल्ली के चुनावों का रहा है, ये जो मोदी नाम का जो जुमला सबसे बड़ा आया है ना भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, ये दिल्ली की जनता के ऊपर फेंका गया। आज भी आप जहां पत्रकार बात करते हुए दिखेंगे आपको दिल्ली की जनता के साथ, आप उन कार्यक्रमों को देखिए, मैं देखती हूँ बड़े ध्यान से। और मैं दिल्ली की जनता से आमतौर पर जब हम लोग कार्य करते हैं जमीनी स्तर पर बात करती हूँ, तो ये जो एक जो शोषा हुआ मैं कहूंगी, ये चल गया, ये पैंतरा चल गया, ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी चल गया और ये इस बार भी चल गया। लेकिन वो उसका उत्तर आपको वोट परसेंट के तौर पर मिल जाएगा और बहुत से और भी कारण होंगे उसके। आपने जो निगम चुनाव की बात पूछी उसके मामले में भी देखिए, भाजपा अकेली और भाजपा आरएसएस के साथ ये दो चेहरे बिल्कुल अलग हैं और जमीनी स्तर पर ये माइक्रो मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ये एक नेगेटिव मायने में बड़ी सीखने लायक बात है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लोगों के साथ। ये जो आप नफरती भाषण सुन रहे हैं, ये जो दिल्ली की सड़कों को हमारी माननीय नेता का नाम ओछे तरीके से लेते हुए जो बताने की बात कर रहे हैं, मानसिकता को कुत्सित करने का काम जो जमीनी स्तर पर इनके लोग लगे हुए हैं ना,
वो करने का काम कर रहे हैं। आपने वो वायरल बयान भी सुना होगा डॉक्टर द्विवेदी, एक महिला का अभी 2 दिन पहले बयान आया जहां प्रवेश वर्मा कैश फॉर वोट करते हुए पाए गए ना, जहां एनवलप के अंदर भर के 1100 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे थे। एक महिला ने बाहर निकल करके बड़े मुखर तौर पर बोलते हुए अपनी नादानी में ये कह भी दिया कि आप ऐसे ही हमारी मदद करते जाइए और हम आपको वोट देते जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी एक गहरी समस्या पनप रही है, और उसका जो जो पनपना है, उसका जो सृजन है, मैं कहूंगी कि वो भाजपा के जो माइक्रो मैनेजमेंट के गलत तरीके हैं, कि जो कुरीतियां हैं, वहां से हुआ है। लेकिन हाँ, विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो दिल्ली को एक राज्य के तौर पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहा है ज्यादातर। उसका इतिहास देखें तो आम आदमी पार्टी जब वजूद में आई तो उनका भी एक बहुत बड़ा वायदा ये था कि हम आपको स्टेटहुड दिला देंगे। अब वो स्टेटहुड तो नहीं मिला, बल्कि जीएनसीटीडी एक्ट पास कर दिया गया, और आम आदमी पार्टी उसको रोक भी नहीं पाई पास होने से। बल्कि हमने तो देखा कि बहुत ज्यादा कोई ऐसे आंदोलन भी नहीं हमने देखे उसके ऊपर होते हुए। दिल्ली के स्टेटहुड के ऊपर एक और बट्टा लगाने का काम आम आदमी पार्टी की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। पिछले 11 वर्ष के अंदर आप देखिए, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो 2 गुने से ज्यादा हो गए। तो ये तमाम बातें हैं और तमाम सवाल आज खड़े हुए हैं। आपका सवाल बिल्कुल उचित है कि ऊपरी स्तर पर और निचले स्तर पर क्यों भाजपा को मौका दे दिया जाता है, और विधानसभा के स्तर पर आज भी भाजपा तरस रही है सत्ता में आने के लिए। वो इसीलिए क्योंकि राजकीय स्तर, विधानसभा के स्तर पर जो राजकीय योजनाएं हैं, जो कार्य होने हैं, वो दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं कि वहां जो लाभ देना है वो भाजपा उनको नहीं दे पाएगी। वो भाजपा उनको लाभ नहीं दे पाएगा। एक सवाल और लेता हूं, फिर सर्वेश जी के पास चलता हूं। इस बार कांग्रेस कितना मदद करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की? पिछली बार कुल जमा 4% वोट मिला देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस मिल गए हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए महिमा जी, कितनी मदद कर रही हैं आप भाजपा की? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यदि एक मुखर स्वर पिछले 11 वर्षों से है डॉक्टर द्विवेदी, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी का है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आज जो हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी, उनका है, प्रियंका गांधी जी का है, हमारे तमाम नेताओं का है। आज आप देखिए, अलका लांबा जी हो या डॉक्टर रागिनी नायक हो या हमारे तमाम जितने उम्मीदवार हैं दिल्ली के अंदर, संदीप दीक्षित जी का आप आए दिन देख सकते हैं कि वो जो वक्तव्य देते हैं वो दिल्ली के हित में, और सारी जो कुरीतियां जो दिल्ली के विरुद्ध काम करती रही हैं, और भाजपा के विरुद्ध सबसे ज्यादा हमारे सभी नेता, कांग्रेस के नेता आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, देखिए, हम संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए जरूर साथ आए थे लोकसभा के स्तर पर, लेकिन कल मैंने एक बयान देखा एक आरएसएस के लीडर का, जो बड़े स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं, आपको मैं भेज भी देती हूं, आप देख लीजिएगा। बड़े स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन में जो तमाम जनता थी, जो लोग थे, उसमें से अधिकांश आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आरएसएस के लीडर्स थे। तो इसलिए जिस पार्टी का वजूद जो हुआ था पैदा, वो सीएजी की रिपोर्ट्स से हुआ था उस दौर में। वो सीएजी की रिपोर्ट्स जो आज तो ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं, जो सीएजी के अधिकारी रिपोर्ट्स निकाल देते हैं, उनका तबादला कर देती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसके सभी झूठों का पुलिंदा हम खोलते आए हैं और खोलते रहेंगे, उनकी मदद करना तो दूर की बात है, उनको जड़ से मिटाने के लिए जो कार्य करना होगा वो कांग्रेस पार्टी करने को तत्पर है और कर रही है। तो महिमा जी, आप मदद करने के लिए तत्पर है आम आदमी पार्टी की? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को समूल नष्ट करने के करीब ही पहुंच गई थी। देखो, आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी 70 में से कुल जमा 3 सीटें आई थी भाजपा की। कितनी मदद करना चाहती है? अपने आप को मिटाकर भाजपा को मिटा देंगे, ये भाव कितना प्रबल है? इस बार भी 0? नहीं डॉक्टर द्विवेदी, इसमें देखिए, मैं एक बड़ा आपको संक्षिप्त में इसका उत्तर दे देती हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी को अपना जो है अपनी मुहिम चलाने का, चुनावी मुहिम चलाने का और चुनावी रण में उतरने का पूरा अधिकार है। और न सिर्फ अधिकार है, हम सबका कर्तव्य है। किसी का भी वजूद क्यों मिटे, आखिर सब भारतीय लोगों की, दिल्ली के लोगों
तो बोली थी कि हम वजूद मिटा देंगे, तो हमने पूछ लिया, वह बोले क्यों मिटे, हम तो आपके समर्थन में जरा सवाल कर लेते। बहरहाल मैं सर्वेश जी के पास चलता हूं। सर्वेश जी, भाजपा इस बार काफी तैयारी में है। देखो, चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित भी नहीं किया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया परिवर्तन रैली के माध्यम से। पर हम तो ये सवाल लेकर हैं कि भाजपा क्यों मजबूर, दिल्ली हर बार दूर। अब आप तो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आप समझ पाए क्या भाजपा दूर क्यों रहती है दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली राज्य के चुनाव के संदर्भ में? नमस्कार। देखिए, इसका जो आम आदमी पार्टी का हमारा आकलन है, क्योंकि दिल्ली में हम चुनाव मुद्दों पे कराते हैं जी। 2 रैलियां नरेंद्र मोदी जी की हुई, 40-40 मिनट के औसतन उन्होंने भाषण दिए, लेकिन दिल्ली के लिए क्या करेंगे वो उनके पास कोई मॉडल नहीं है। दिल्ली में 2 तरीके की सरकारें हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में केंद्र का हस्तक्षेप है, और अच्छा खासा हस्तक्षेप है। तो वो दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, 10 सालों में उन्होंने क्या किया, इसका उन्होंने कुछ भी वर्णन नहीं किया, उसमें कोई चर्चा नहीं की। और वही ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी करती है। हम कहते हैं स्कूल, अस्पताल 2100 रुपए संजीवनी, और ये कहते हैं केजरीवाल की ऐसी की तैसी, शाम को केजरीवाल की ऐसी की तैसी, सुबह किसी की ऐसी की तैसी, ये दिन भर गाली देने में लगे रहते हैं। दिल्ली की राजनीति को इनको समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जब राजनीति में आई तो हमने खुले तौर पे कहा कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। तो हमने कहा कि हम चुनाव में राजनीतिक पार्टी के तौर पे आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि हम चुनाव में आपके लिए क्या करेंगे और आप हमें वोट दीजिए। जब हम पहली बार ही सरकार बनाए तो हमने काम किया और हमने तुरंत कहा कि 49 दिनों में जैसा काम किया था तो हमें वोट दो। अगली बार हम सरकार में आए, फिर कहे कि हमने काम किया था तो वोट दीजिए। फिर हमने कहा कि केजरीवाल की गारंटी और केजरीवाल की रिपोर्ट कार्ड, हमने दोनों लेके जनता के बीच में आए और हमने पूरा मुद्दा आधारित राजनीति को दिल्ली में तरजीह दी। भारतीय जनता पार्टी की देखिए क्या तरीका रहता है, ये चाहते हैं कि कैसे भी चुनाव मुद्दों से डिरेल हो जाए, ये चाहते हैं कि कैसे भी मैं बांग्लादेश के मुद्दे पे दिल्ली का चुनाव लड़ लूं। वो आम आदमी पार्टी इनके और हमारे नेता इनके लोगों को फेल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं उसके बाद, तो ये घर में बुला के 1100 रुपए बांटते हैं। देखिए इस तरीके का कि लो अब घूस दो, सीधा 1100 रुपए बांटो। आज एक आपकी डिबेट पे आने से पहले एक बहुत अच्छी खबर आई कि 20 स्कूलों की लिस्ट आई है दिल्ली के, देश के स्कूलों की बेहतरीन, और उसमें दिल्ली के 7 स्कूल है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप भारतीय राजनीति में इस तरीके की चर्चा करिए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या दिल्ली में आ गए हैं जंप करके 8 स्टेट छोड़ के, उनकी बात करिए। और दिल्ली के चुनाव में मामले क्या है, एक तरफ महिलाओं को अधिकार दिलाने और महिला सुरक्षा की बात करेंगे, और इनके नेता मोदी जी की रैली के मंच से देश की एक इतनी बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी जी के बारे में इस तरीके से बात करेंगे, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी जी के बारे में इस तरीके से बात करेंगे। तो ये मामला है, ये हमारे ही पार्टी के नेताओं को ले जाती है। पहले कैलाश गहलोत जी पे खूब इन्होंने आरोप लगाया, फिर कैलाश गहलोत जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब ये कह रहे हैं कैलाश गहलोत जी जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, वो अब वही हमारे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो ये भारतीय लोकतंत्र को हर तरफ कमजोर करने की साजिश है। अब सबसे बड़ा तंत्र आज हमने कहा, जो चुनाव आयोग और जो चुनाव में लेके घपले घोटाले की बात ये लोग कर रहे हैं। आज ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेली आम आदमी पार्टी कैसे बता रही है, एक तरफ ढेर सारे लोगों को दिल्ली में वोटिंग में जोड़ा जा रहा है और एक तरफ ढेर सारे लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है। तो ये सब देखिए, ये सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है और इन सब में कांग्रेस इसका साथ दे रही है। अच्छा सर्वेश जी, एक मिनट रुकते हैं। देखो सवाल पर आप रहे नहीं, आप तो मुद्दों के संदर्भ में इधर बढ़ गए। समझना ये चाहता था कि भाजपा दिल्ली को जीत पाने में नाकाम क्यों रहती है, पर इसमें एक अपवाद है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने में भले ही सफल नहीं रही, पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उसने उपस्थिति दर्ज कराई थी और उस समय पर उसने तत्कालीन शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज को आधार बनाया था, भ्रष्टाचार को। इस बार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसे आपदा के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, उसके कथित भ्रष्टाचार को लेकर मैदान में है। आप कह रहे हो बांग्लादेश पे चुनाव लड़ सकते हैं, बांग्लादेश में कहां चुनाव लड़ना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी तो केजरीवाल के शीश महल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कहते हैं,
कथित भ्रष्टाचार की बड़ी कीमत कांग्रेस ने शून्य के आंकड़े पर पहुंचने के रूप में चुकाई। आम आदमी पार्टी को कितना डर लग रहा है, क्योंकि इस बार भ्रष्टाचार का फिर मुद्दा बन रहा है। बहुत अच्छी आपने एक जिक्र किया है जिसमें आपने केजरीवाल जी के घर के बारे में जिक्र किया। मैं भी कुछ देर पहले ही देख रहा था, मुझे पता था कि ये चर्चा में ये बिंदु आ सकता है। केजरीवाल जी का घर 40 करोड़ के लगभग में बना हुआ है। वो भी सरकारी घर है मुख्यमंत्री का, जिसमें वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो 32-72 घंटे के अंदर उस घर को उन्होंने खाली कर दिया। कोरोना के काल में जब देश ऑक्सीजन की कमी से मर रहा था तो 467 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में खर्च हुए। 1300 करोड़ की एक सोने की लंका का प्रोजेक्ट लाया गया, जो 7 रेस कोर्स जिसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं उसके लिए लाया गया। उपराष्ट्रपति जी का घर, जो मैं चंद जहां बैठा हूं उससे 1 किलोमीटर पे है, एक लाया गया जिसमें 250 करोड़ का पहला बजट लाया गया, उसके बाद एक्सटेंशन दिया गया। देखिए बात ये नहीं है, इनको अगर बात ये चर्चा होती तो ये बताते कि 8400 करोड़ की प्लेन में नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, अमेरिका की पत्नी को लाखों का गिफ्ट देते हैं और आरटीआई में बताते नहीं है। वो तो अमेरिका वाले बता देते हैं कि आए थे और बीबी को ये गिफ्ट देके चले गए देश के पैसे से। तो ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में चर्चा करने लायक नहीं है। अब भ्रष्टाचार की बात की, देखिए पीएमएलए के जिस गैर कानूनी मामले में लेकर इन्होंने फंसाया, जब बेल मिली तो कैसे कैसे फैसले आए। हेमंत सोरेन जी को इन्होंने लेके आए, उनको जब बेल मिली तो कैसा फैसला कोर्ट ने दिया। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में की, भारतीय लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। वो तो शुक्र है बाबा साहब के संविधान की दी हुई ताकत है कि लोकसभा में इनको जनता ने सबक सिखा दिया, नहीं तो जिस तरीके की इस तानाशाही पे ये उतर आए थे ये कुछ भी कर सकते थे। पर उसमें तो आपको भी सबक ठीक से सिखाया भाई। आम आदमी पार्टी ने बड़ी दमखम के साथ कांग्रेस के साथ, वो आप बताते थे केजरीवाल जी, बच्चे की कसम भी खाते थे, मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, पर उनके साथ भी चुनाव लड़ लिए। फिर भी आंकड़ा ये बता रहा है लोकसभा चुनाव में कुल 18 सीटों पर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस और आपका गठबंधन आगे रहा। कितना घबरा गए सर्वेश जी आप इस बात को जानकर? कैसे बचेंगे आप? दिल्ली इस बार दूर तो नहीं रहेगी भाजपा से? देखिए ये मैंने आपसे कहा कि लोकसभा का गठबंधन निश्चित तौर पे इस पे था कि जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने मचा दिया था जी, कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री को उठा के जेल में पूरी की पूरी सरकार को उठा के जेल में डाल दिया। तो आप सोचिए लोकतंत्र के लिए कितने खतरनाक। अरे सर भैया आप लोग भूल जाते हो, आप भी वादा कर रहे थे वो शीला दीक्षित जी को जेल में डालने का, पर फिर जाके आप भूल गए सत्ता में आने के बाद। आप भूल कैसे जाते हो इतनी आसानी से? आप भूल गए अपने दावों को, इसको जेल में डालेंगे, उसको जेल में डालेंगे, इसको भी जेल में डालेंगे, भूल गए आप। हमारे पास कानून व्यवस्था, और पंजाब में आप देख सकते हैं कि हमारे खुद के मंत्री ने अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कैसे उस मंत्री को हमने जेल में डाला जी। दिल्ली देखिए पंजाब में हमारे पास है, पंजाब की कानून व्यवस्था हमारे पास है। पंजाब में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे एक मंत्री, तो मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं उससे पहले सर्वेश जी आपसे सवाल करता हूं। देखो आपने कितनी अनुकरणीय उदाहरण वाली बात कही कि हमको पंजाब में अपने ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो हमने उसे जेल में डाल दिया। तो देश की सरकार को आपकी सरकार के संदर्भ में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो आपके नेताओं को जेल में डाल दिया। तो आप इसका स्वागत क्यों नहीं करते, इसका अभिनंदन क्यों नहीं करते, इसको सराहनीय क्यों नहीं बताते, जैसे आप अपने उठाए हुए कदम को सराहनीय बता रहे हो? हिमांशु जी बहुत ही सही सवाल किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनको अगर किसी भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे केस में नहीं डालते जिससे इनको पता था कि जहां सबूत देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको सबूत की जिम्मेदारी तक जिस आदमी पे किया उस पे पड़ती। तो ये आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है कि यूएपीए पीएमएलए इस तरीके का इस्तेमाल सरकारें क्यों करती हैं, और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित कर दिया है, तो इनको भी ये देखना चलेगा कि जिस तरीके से इनकी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है ऊपर से नीचे तक, जब ये सरकार और सत्ता का दौर बदलेगा तो इनके हालात क्या होंगे। तो सर्वेश जी मुझे जाना दो प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन आपने बात बड़ी महत्वपूर्ण कही पीएमएलए केस के संदर्भ में।
तो आप किसको ज्यादा बड़ा दोषी मानते हो? जिसने ये कानून बनाया यूपीए की सरकार चिदंबरम के कालखंड में, उसको ज्यादा आप संविधान विरोधी मानते हो, लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानते हो, या भाजपा को मानते हो? समझ नहीं पाते हम कब आप किसके साथ हो जाते हो। कानूनों का इस्तेमाल आप किस रूप में कर रहे हैं, आप किसके, आपकी नीयत क्या है? नीयत तो जरूर मायने रखेगी। देखिए, मैं खुद भी इस मामले में ज्यादा आपसे नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद इस मामले में एक आरोपी हूं। तो मैं तो खुद जानता हूं इनकी तानाशाही किस तरीके से रही है, और इन लोगों ने किस घटिया स्तर पर जाके पार्टी को तोड़ने और नेताओं को डराने धमकाने की है। लेकिन वो तो ईश्वरीय शक्ति है इस पार्टी के साथ, कि वो नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह से देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे यहाँ का कोई नेता नहीं डरा, कोई नेता नहीं झुका। डंके की चोट पे सब लोग गए और कहे कि हम आपका मुकाबला करेंगे, और सत्ता जब बदलेगी तो हम बताएंगे भी आपको। ये आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी, आपके पास उस सवाल का उत्तर मिला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में लगातार क्यों हारती है, और उस समय पर भी हारती है जिस समय पर पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जादुई और चमत्कारिक परिणाम देने वाले राजनेता कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप तो मदद करो ना, बाकी तीन पैनलिस्ट ने बिल्कुल भी मदद नहीं की मेरी आज। जी द्विवेदी सर, आपका प्रश्न बड़ा क्लासिक है, और मैं जब बातचीत चल रहा था तो मैं इसका उत्तर मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न जरूर होंगे। देखिए, दिल्ली में दो सरकारें चलती हैं, एक दिल्ली में जो जनता चुनती है और एक जो जनता नहीं चुनती है वो सरकार। दो सरकारें हैं, और दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी नाम का जो फैक्टर होता है वो चुनी हुई सरकार के लिए नहीं हुआ है अब तक, वो नहीं चुनी हुई सरकार के लिए हुआ है। बस यहीं पर उसका उत्तर है, इसी में इसका उत्तर है कि दिल्ली पुलिस जिनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन जिनके पास है, या और भी चीजें जो संविधान संशोधन करके अधिकार अपने पास हासिल किया गया, वो पार्टी जिसने दिल्ली के को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया था, उसने दिल्ली के सारे अधिकार ले लिए। तो एंटी इनकम्बेंसी जब दिल्ली में आती है तो वो चुनी हुई सरकार के लिए जनता की नहीं होती है, जो सरकार नहीं चुनी हुई है और सरकार चला रही है उसके लिए होती है। और यही कारण है कि बीजेपी लगातार सत्ता से बाहर है। तो प्रेम कुमार जी, इसमें तो उलझन है भाई। नहीं चुनी हुई सरकार की अगर बात है तो बीच में तो यूपीए का कालखंड रहा है 10 साल, तब भी बीजेपी को बात बनी नहीं। और जब नरेंद्र मोदी का दौर आया तो उस समय तो कोई समय था नहीं, तब भी जनता ने कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताना मंजूर कर लिया, पर भाजपा पे मंजूरी नहीं दी। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के स्तर पर प्रभावी नेतृत्व दे पाने में नाकाम रहती है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता मुख्यमंत्री बनने की होड़ में अपने ही साथियों को विधायक तक नहीं बनने देते हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार है, या कुछ और आप देख पाते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा उत्तर अधूरा रह गया था, और आपके प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा तो संभवतः ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। बहुत उचित है कि आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के करप्शन के खिलाफ में मुद्दा उठाती है। कांग्रेस जिसकी क्षमता जो है आप देख रहे हैं 5% 4% वोट तक आ सकती है, एक सीट भी कांग्रेस के पास नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के राजस्व घोटाला को लेकर के सामने आती है। अपोजिशन की जिम्मेदारी भी बीजेपी नहीं निभा रही है, यह है उत्तर। और वो जो आप कह रहे हैं कि स्टेट लेवल के लीडर्स नहीं है, निश्चित रूप से जो 5 साल की सरकार भी बनी, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे बीजेपी के शासनकाल में, 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। और अब भी देखिए लगातार प्रयोग होते रहते हैं नेताओं के स्तर पर। तो आज भी नरेंद्र मोदी जी को अपना चेहरा लाना पड़ रहा है दिल्ली में, नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल करना पड़ रहा है। तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और उतनी ही बड़ी मजबूती आम आदमी पार्टी की हो जाती है कि वो सारा मुद्दा जो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने को करती है। वो अमित शाह के खिलाफ भी अगर
कुछ बोलती है तो वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा के बोलती है, नशाखोरी का मुद्दा उठाकर बोलती है, रोहिंग्या और घुसपैठिये का मुद्दा उठाकर बोलती है। यानी स्थानीयता का पुट ज्यादा होता है कि ये मुझे पूरा लगता है कि आम आदमी पार्टी को इसी का लाभ मिलता है जो बीजेपी की कमजोरी है। जी, तो बीजेपी की जो कमजोरी है, तो क्या इस बार भी आपको दिल्ली भाजपा से दूर दिखाई देती है, या भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीति में परिवर्तन किया है, अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारने में संकोच नहीं किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी टिकट देने के संदर्भ में उदारता का परिचय दिया है? क्या कहते हैं आप? भाजपा नई तैयारी में है? मेरा जो अपना आकलन है वो जो मुझे दिल्ली में दिख रहा है, कांग्रेस को अपने पुराने वोट्स कुछ वापस मिलते दिख रहे हैं काफी कुछ सेगमेंट्स में। मैं पूरी दिल्ली में नहीं कह रहा, कुछ सेगमेंट्स में कांग्रेस को अपने वोट वापस मिलते देख रहे हैं। और इसको चूंकि अरविंद केजरीवाल जी ने भांप लिया था तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया, लेकिन बाद में शायद उनको समझ में आया कि नहीं, इससे तो कांग्रेस ही मुकाबले में आ जाएगी, तो कांग्रेस पर निशाना नहीं साधने की रणनीति आम आदमी पार्टी ने अब अपनाई है और अब इग्नोर कर रहे हैं। और आप देखेंगे किसी भी टीवी चैनल पर भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, उस दौरान आ रहे। तो ये जो हुआ है कांग्रेस की को बैलेंस करने के लिए हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस को अगर ज्यादा वोट मिलेगा तो त्रिकोण होगा और हमारी संभावना बनेगी। तो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस आए इसमें मुकाबले में। तो देखिए कि भाई प्रियंका गांधी पर हमले, मतलब बेवजह का हमला जो हुआ है वो हुआ है, तो उसका भी एक रणनीतिक कारण है कि कांग्रेस आएगी, थोड़ी बढ़ेगी तो बीजेपी के लिए चांसेस बढ़ेंगे। तो इस परिस्थिति वश भी कांग्रेस के लिए थोड़ा अनुकूल वातावरण बना है, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस बनी है। लेकिन मुकेश त्यागी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। अतीत में तो हमने बात की, अब भविष्य की संभावना पे बात करते हैं। मुझे लगता है दिल्ली हर बार दूर, तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि आपके नेताओं में दम नहीं है दिल्ली जीतने का? तो इसलिए अब ऐसा व्यक्ति लोहा ले रहा है सरकार के खिलाफ जिसे सीधे चुनाव नहीं लड़ना है, उसको हम सम्माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, माननीय महामहिम, माननीय उपराज्यपाल। वो ये भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं आप? उपराज्यपाल अब आपको दिल्ली जिता देंगे, इस आकलन पर आपकी कितनी सहमति है? डॉक्टर हिमांशु, आप लगातार एक प्रयत्नशील हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली दूर। ये जो आपने मुहिम अपने कार्यक्रम के माध्यम से चला रहे हैं और आपको उसका सफल आंसर नहीं मिला, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल लिख करके दे सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है दिल्ली के असेंबली चुनाव में मेजोरिटी के साथ गड़ेगा। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि स्थिति इतनी साफ हो चुकी है अब। जिस प्रकार से देखिए, ऐसा कांग्रेस तो मैंने आपसे पहले कहा बिल्कुल हाशिए पे है। संदीप दीक्षित के बारे में सब जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने देश विरोधी बातें करी, किस प्रकार से केजरीवाल ने अरुण जेटली तमाम लोगों से माफी मांगी, और जिस प्रकार से हमारा पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का एक बहुत बड़ा वर्चस्व बन चुका है, उसका प्रभाव आपने देखा होगा हरियाणा और महाराष्ट्र में भी लेकर के जिस प्रकार की बातें और नैरेटिव आप कर रहे हैं, वही नैरेटिव तमाम एग्जिट पोलों ने किया, इस प्रकार से वो सब गलत निकले। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक नई प्रकार की चुनावी समीकरण को प्रतिबिंबित कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि वही जो है ट्रेंड दिल्ली के अंदर इस बार दिखाई देगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप पार्टी बहुत आगे थी और उसके बहुत पीछे बीजेपी थी और उसके बहुत ही पीछे कांग्रेस थी 4% पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये गणित जो है बिल्कुल क्रांतिकारी रूप से बदल चुका है। और जिस प्रकार से जो काले कलाप किए हैं केजरीवाल जी ने और उनके तमाम क्रोनीज ने, उनका पर्दाफाश हो चुका कि ये कहीं से थोड़ा अपने मुद्दे पर रहते हैं। मैंने ये जानना चाहा कि आपको इस बार जीतने की पूरी उम्मीद है, किसके भरोसे पर? नरेंद्र मोदी जी के भरोसे पर आपको उम्मीद है कि दिल्ली इस बार हम जीत लेंगे? पर वो भरोसा तो आपको 5 साल पहले भी था। उस समय तो मोदी जी के नेतृत्व में 303 सीटें आप लोकसभा में जीते थे, इस बार तो 240 ही आई हैं। या आप वाकई मेरे इस सवाल के साथ हैं कि इस बार हमने कमान माननीय उपराज्यपाल जी को सौंप दी है, वो जितवा देंगे? वो लगातार बयान दे रहे हैं, ऐसे कड़े बयान तो आपकी पार्टी के नेता भी नहीं दे पाते दिल्ली में, जैसे माननीय उपराज्यपाल जी देते हुए दिखते हैं। क्या कहते हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी?
देखिए, उपराज्यपाल जो है वो संवैधानिक पोजीशन है, उस पर मैं किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करूँ। वो स्वच्छंद है क्योंकि उनके पास में प्रशासन है, उनके पास में दिल्ली की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली में अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बोलना बिल्कुल उचित है, उनको बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे। अगर केजरीवाल जो है सरासर यहाँ पर दिल्ली की जनता के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और उनका जो काम कहते हैं वो करते नहीं है। और अभी आपने खुद ही कहा केजरीवाल जी जितना झूठ बोल सकते हैं, मैं समझता हूँ जीवन में कोई नहीं बोल सकता। ये राजा हरिश्चंद्र बन के आए थे और किस प्रकार से जनता के सामने उन्होंने झूठ खुल के बोला, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। जिस व्यक्ति को अपने बच्चों के बारे में चिंता ना हो, जिसके तमाम फोर्ड फाउंडेशन से, अब मैं बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी का पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अंतिम उसमें ये इनका ग्रैंड फिनाले आप देख लीजिए। केजरीवाल जी की स्थिति बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। जिस प्रकार से लवली सिंह ने कांग्रेस से छोड़ करके हमारे ज्वाइन किया, वो तो उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वहां पे कांग्रेस के, तो वहां पर एक प्रकार से उनको दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टी जो हैं अब नाकाम हो चुकी हैं। तो उसी का कारण यह है कि उनकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ करके हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमारी पार्टी हारती होती दिल्ली में तो लवली सिंह हमें नहीं ज्वाइन करते। लवली सिंह के ज्वाइन करने का मतलब यह है, अजय माकन जो है खुलेआम कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, ट्रीजन लगना चाहिए। जिस प्रकार की गाली गलौज की आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, तो इस पे देखिए इंडिया गठबंधन जिसके आधार पर ये लोग आए और पूरे देश में इन्होंने बिगुल बचाया कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आपने देखी किस प्रकार की जनता देख नहीं रही है, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा त्यागी एक बात बताओ, चलो आप उपराज्यपाल को तो श्रेय देने को तैयार नहीं हो, पर आपने मान लिया कि आपके नेताओं में तो दम नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने का, इसलिए दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं पर भरोसा करके जीत की उम्मीद बांध रहे हो। अब आप ही बता रहे हो, देखो लवली जी हमारे पास आए, आपने टिकट दे दी, कैलाश गहलोत आए, उनको भी टिकट दे दी, और भी तकरीबन आधा दर्जन नेता हैं जिनको आपने टिकट दे दी। भाजपा ने मान लिया, अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने जितना भी समर्पण रखा हो, पर चुनाव जीतने का दम वम नहीं है। चुनाव ये कल के आए हुए नेता ही आपको जितवाएंगे, क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि दूसरी पार्टी किस प्रकार से खोखली होती जा रही है। हमारी पार्टी का जो मजबूत है, देखिए हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन करती है, हमारे संगठन है, हमारे ये नहीं हारना जीतना जो है हमारा कोई मकसद नहीं होता। हमारा है कि चुनाव को लड़ो, ढंग से लड़ो, बूथ पे लड़ो और तमाम ऐसी संगठनात्मक कार्यक्रम करो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो लहराता रहे। वो हमारी स्थिति है, ये हमारा डीएनए है। तो उसके अंदर कार्यकर्ता ना डिमोरलाइज होता ना वो होता, वो अपना काम करता रहता लगातार। और उसमें कैंडिडेट स्ट्रांग है या वीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज बोलती है। मुझे बताइए एक भी स्कैम प्रूव कर पाए ये विपक्ष? ये मोदी जी का 11वां साल है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी स्कैम, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो सीपीएम के लोग हो, एक भी स्कैम प्रूव नहीं कर पाए। लगातार पार्लियामेंट को डिटेल कमाल कर दिए आप भी मुकेश त्यागी साहब। सरकार में आप हो, विपक्ष वालों को बोल रहे स्कैम प्रूव कर पाए। वो आपने विपक्ष में रहते हुए जितने लोगों पे स्कैम के संदर्भ में आरोप लगाए थे, 11 साल सत्ता में रहने के बाद आप किसका अप्रूव कर दिए? थोड़ा इसमें तो बताओ ना। वो भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डाल रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल को भी आप जो है बोलते थे, प्रूव कौन सा कर पाए? आरोप रहे, जमानत में बाहर आ गए। हेमंत सोरेन पे तो सीधे कह दिया गया आपको अदालत के द्वारा कि केस नहीं बनता। क्या कहते हो आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 साल की यूपीए के कार्यकाल में 9 मेगा स्कैम हुए। उसमें कोल घोटाले में देखिए कितने लोग जेल के अंदर गए, 2G के अंदर किस प्रकार से जो रोल खरीदे गए, टॉयलेट रोल, वो किस प्रकार से कितने महंगे खरीदे गए, उसमें शायद कमेटीज की रिपोर्ट है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आ गई है इनके खिलाफ कि भाई किस प्रकार से चीख पहल का इन्होंने निर्माण किया है। केजरीवाल जी देखो त्यागी साहब, आप फिर से जो है ना भ्रमित कर रहे हो हमको। साबित कर पाए और आरोप लगा पाए, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमने आपसे विनम्रतापूर्वक पूछा आप कौन सा साबित कर पाए, आप फिर से हमें जो है आरोप लगाने पर आ गए। थोड़ा मदद कीजिए भाई, आप ज्यादा सुधी प्रवक्ता हो, वो सवाल अनुत्तरित रह जाए, जाती हो जाती है दर्शकों के साथ। चाहिए कि दिल्ली में शराब में क्यों नीति इन्होंने विड्रॉ करी? अगर इन्होंने घपला नहीं किया तो ये तो प्रूव हो गया कि गोवा के चुनाव के अंदर इन्होंने पैसे भेजे गए हैं। तो इनके भाई कोर्ट के द्वारा जेल में जा रहे हैं, तो ये तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी इनको डाल रही है जेल में। तो ये कहना कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने डाला, ये गलत बात है। इनके खिलाफ एविडेंस है और लगता है अंतर्गत तो इनको जेल और इनको कन्विक्शन भी होगा। आप देखते रहिएगा। देखिए एक प्रक्रिया तो शुरू हुई। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के किसके खिलाफ ये एक भी केस FIR भी फाइल कर पाए किसी केस के खिलाफ, या जिसके अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हुई? मैं कह रहा हूँ आपके ओपोजिशन के स्टेट है, वहां डालिए ना,
कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आप करिए कुछ, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किससे हिसाब चुकता करना चाह रहे हो मुकेश त्यागी जी? आप क्यों इनको ललकार रहे हो? किसके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहते हो अपनी पार्टी के नेताओं का? ये कलंकित लोग जो हैं, ये रक्षक जो है भक्षक बन चुके हैं, और इस प्रकार से ये सीताकशी इनके चरित्र निकल चुके हैं, और दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता देख रही है। लेकिन महिमा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि उपराज्यपाल के माध्यम से लगातार दिल्ली की मौजूदा सरकार निशाने पर है? क्या उपराज्यपाल के उठाए गए मुद्दे जनता के स्तर पर भाजपा के पक्ष में माहौल बना सकते हैं? एक शेर कहा है शकील आजमी जी ने जी। डॉक्टर द्विवेदी, कि इस तरह धूप में दस्तार न ढूंढे कोई, इस तरह धूप में दस्तार न ढूंढे कोई, जेब खाली हो तो बाजार न ढूंढे कोई। कि क्यों भाजपा के प्रवक्ता अंग्रेजी में कहते हैं फुट इन माउथ करने में लगे हुए हैं? इनका तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला सर्वोच्च न्यायालय ने प्रूव कर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बता करके, जिसमें हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जेबों में भरा गया, प्रधानमंत्री की देखरेख में इस तरह बैकडोर से ये स्कीम ला करके। खैर, अभी इन्होंने बड़े सारे यहाँ पर जो बातें की और पुरानी सरकारों की बात की। मैंने थोड़ी देर पहले सीएजी की रिपोर्ट्स की बात की थी, वही सीएजी की रिपोर्ट्स जिनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता निकाला ना सत्ता में आने के लिए, और उसमें से सब कुछ, सारे मुकदमे खारिज हो गए, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, 2G स्कैम हो या वो सारे स्कैम्स हो जो इन्होंने उस समय उठाए थे। आज वही सीएजी डॉक्टर द्विवेदी जब आयुष्मान भारत की सच्चाई बताती है या पीएम आवास योजना की सच्चाई बताती है, जो उसमें अधिकारी है उनका तबादला कर दिया जाता है। पीएम सेल्फी बूथ के ऊपर कितना खर्चा आता है, 52 करोड़, वो जब रेलवे का एक अधिकारी उसका आंकड़ा दे देता है ना आरटीआई के माध्यम से, उसका उठा करके तबादला कर दिया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। अभी यहां पर बात हो रही थी उपराज्यपाल की, और आपने मुझसे बड़ा मैं कहूंगी कि ऐसा सवाल पूछा है जो आज हर दिल्ली वासी की दुखती रग है, क्योंकि लोगों ने चुना एक सरकार को अपने मत के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जीएनसीटीडी कानून ला करके लोगों के मत का कत्ल करने का काम किया, और आम आदमी पार्टी जो है बैठकर देखती रही, उसका विरोध नहीं कर पाई। वही आज आपने तमिलनाडु के अंदर देखा होगा कि वहां के जो राज्यपाल हैं, वो जो गवर्नर्स एड्रेस है उसका बहिष्कार करके, और सरकारी जो है तनख्वाह लेते रहते हैं, सरकारी मिली हुई गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तो संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक पदों का जिस तरह से प्रतिघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसकी देखरेख में तमाम राज्यों में हो रहा है, केंद्र में हो रहा है, इसका तो आज क्या कहा जाए कि विश्व साक्षी है। विश्व साक्षी है। महिमा जी का कहना है, मैं आखिरी दौर की बातचीत में हूं, मैं एक बार आखिरी दौर की बातचीत में सर्वे जी आपसे सवाल करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को दिल्ली में न केवल स्थापित करने में सफल रहे, बल्कि सत्ता में लाने में भी सफल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव में सारे विषयों को छोड़कर आम आदमी पार्टी के कामकाज को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और उसमें भ्रष्टाचार को ही विषय बनाने की चेष्टा की है। कैसे निपटेंगे आप? कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ, देखिए भ्रष्टाचार में इनके पास सब एजेंसियां, जब इनकी ऐसी नौबत आ गई कि ये पीएमएलए लगाने लगे, तो इनके पास एंटी करप्शन से लेके सीबीआई से लेके सब कुछ है। इन्होंने कितने छापे मारे, कितने 500 से ज्यादा छापे मार दिए इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पे। ये अभी भी है कि जो भी जांच करना चाहते हो, जो भी जहां जहां ढूंढना चाहते हो ढूंढ लें। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो कैग की रिपोर्ट में कहता है कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर बनना था और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बना, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा, जिसको इन्होंने झुठला दिया, जिसपे लोग जवाब नहीं दिए। और बहुत दिन से लोग संसद के पटल पे कैग की रिपोर्ट आई और भाग गए, भी कितने दिन की बात है। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन नहीं चल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात है कि इलेक्टोरल पे बॉन्ड के भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो भाग जाएंगे। जब हम कहेंगे कि आप कितने का हमारे टैक्स के पैसे से गिफ्ट दे रहे हैं उसकी बात करिए तो आरटीआई में जवाब नहीं देंगे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे में आप 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में सोने की सड़क बना रहे हैं, 18 करोड़ और 250 करोड़ की सोचिए, तो ये भाग जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जितनी एजेंसियां हैं
उनकी स्वायत्तता को खत्म करके ये सबका प्रयोग अपने राजनीति में करने लगे हैं। और तभी भी कहते हैं कि देखिए ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये लड़ाई सरकारी संस्थानों के बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, इस आधार पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे आखिरी टिप्पणी। भाजपा इस बार फूक फूक के कदम रख रही है, सांसद रहे नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है, उदारता के साथ अन्य पार्टियों के नेताओं को अपना सिंबल देकर मैदान में उतारने में संकोच नहीं कर रही है। क्या कहते हैं, दिल्ली अब दूर नहीं भाजपा के लिए? देखिए हिमांशु जी, दिल्ली में जो बीजेपी अपना रही है वो तरीके बाकी राज्यों में अपना चुकी है। हम लोग चौंके तब थे जब मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था, अब तो चौंकना हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो लेकिन बीजेपी वो सारे नुस्खे जरूर आजमा रही है कि उसको कैसे 3 दशक का लगभग जो वनवास है, 3 दशक तो नहीं कम है, लेकिन 93 के बाद से जो वनवास है वो दूर कर सके। और इस तरह से हम देखें, लेकिन डगर बहुत मुश्किल है। मैंने एक तो लोकल लीडरशिप का सवाल है, दूसरा है कि आम आदमी पार्टी ने जो लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर खींचने का प्रश्न है, वो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद तीसरा है कि कांग्रेस की जो वापसी हो रही है, उसके वोट बैंक जो उसके पास वापस आ रहे हैं, वो भी एक प्रश्न है। तो दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मतलब मैं कहूंगा कि मुश्किल डगर है, ये इतना कहूंगा। आम आदमी पार्टी भी पहले जैसा परफॉर्म करेगी ऐसा नहीं दिखता, उसको भी बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है। और कांग्रेस के पास तो कुछ भी मिलेगा तो वो अचीवमेंट है, ये माना जाएगा जी। तो प्रेम कुमार जी जैसा निष्पक्ष पत्रकार कांग्रेस को लेकर इतनी निर्मम टिप्पणी कर दिया। जिस कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली में राज किया, उसे कुछ भी मिल जाएगा तो वो पर्याप्त रहेगा। ये प्रेम कुमार जी की टिप्पणी महिमा जी के लिए विचारणी होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो देश में तमाम प्रांत जीत रही पार्टी है, वो देश का दिल नहीं जीत पा रही है। पिछले 28 साल से 1998 से हार का निरंतर चला आ रहा सिलसिला क्या नई रणनीति के तहत भाजपा को कामयाबी दे देगा, इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। अभी तो चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम भी घोषित नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी दलों ने अपने आप को मैदान में उतार दिया है। निगाह इस पर बनाए रखेंगे और लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे। बहरहाल आज की इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का, तो भाजपा की कोशिशों को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है, प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। इकबाल साजिद ने क्या कमाल की बात कही। दश्त माने रेगिस्तान, जंगल, मुंतजिर मतलब प्रतीक्षारत। तो कुल मिलाकर रेगिस्तान में बारिश के भरोसे नहीं रहना है, इतनी जोर से पैर मारना है कि पानी निकल पड़े। शेर पढ़ने में अच्छा लगता है, पर हमने अभी तक देखा नहीं कि किसी ने रेगिस्तान में पैर मारा और पानी निकल आया। पर देखें, शायद दिल्ली में भाजपा का पैर पानी निकाल दे। 30 साल पहले निकाला भी था, इंतजार करेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।